अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब हम लोग 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 और क्लास 9th का है। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंबल के बारे में। हमने देखा था कि सिंबल होती क्या है, सिंबल को लिखा कैसे जाता है, सिंबल की एग्जांपल्स देखी थी और सिंबल की यूजफुलनेस देखी थी। ओके, और अब हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। ये भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है, जैसे सिंबल एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी कि एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह जो वैलेंसी है ये भी एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टी है। तो वैलेंसी में हमने किन पॉइंट्स को कवर करना है? सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, वैलेंसी होती क्या है। फिर एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सी वैलेंसीज हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स की कौन कौन सी वैलेंसीज हैं। फिर हम कोवलेंट कंपाउंड्स में देखेंगे वैलेंसी को, फिर हम आयनिक कंपाउंड में देखेंगे और वेरिएबल वैलेंसी में देखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये जो कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड है ना, ये आप लोगों के लिए न्यू नेम्स हैं। ठीक है, पहले आप लोगों ने कोवलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया होगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डेफिनेशन तो बता दूंगी थोड़ी थोड़ी कोवलेंट कंपाउंड की और आयनिक कंपाउंड की, लेकिन हम ज्यादा डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है। ये केमिकल बॉन्डिंग की ही टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो हम इसको चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर हम देखेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होती रहना। वेरिएबल वैलेंसी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक या दो से ज्यादा दो वैलेंसीज होती हैं, मोस्टली दो वैलेंसीज रिप्रेजेंट करती हैं, यानी एक या दो वैलेंसीज होती हैं। तो फिर हम उनका नाम जो है उसको कैसे तब्दील करते हैं वैलेंसी के केस में। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी को डिस्कस करेंगे जी। तो पहला पॉइंट है हमारा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी या डिफाइन वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। क्या होती है ये? वैलेंसी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट की एक खास खासियत होती है, खास कैरेक्टरिस्टिक है, एक अनोखी खासियत है। और ये होती क्या है? इट इज कंबाइनिंग, ये मिलने की सलाहियत होती है। इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट की मिलने की सलाहियत होती है विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ मिलने की सलाहियत होती है। ओके, तो क्या होती है डेफिनेशन वैलेंसी की? वैलेंसी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, के जो दूसरे एटम्स होते हैं विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। आप कह लें कि जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के साथ मिलने की सलाहियत होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी सिंपल क्या है? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, के एटम्स की आपस में मिलने की सलाहियत के एक एटम जो है किसी एक एलिमेंट जो है वो दूसरे कितने एलिमेंट्स के साथ मिल सकता है। ओके, और ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, एक अनोखी खासियत है। और ये एलिमेंट्स की एक अनोखी खासियत होती है, एलिमेंट्स की आपस में मिलने की सलाहियत होती है। एक एलिमेंट कितने एटम्स के साथ दूसरे एलिमेंट की कितने एटम्स, अगर मैं एटम्स कहूँ या एलिमेंट्स कहूँ वो सेम ही है, क्योंकि एटम भी एलिमेंट्स के ही होते हैं। ठीक है, तो एटम्स की आपस में मिलने की सलाहियत होती है। फिर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक पे एक चार्ट सा बना के दिया हुआ है, टेबल सा दिया हुआ है। उस टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स की और रेडिकल्स की दी हुई है वैलेंसी। जैसे कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अच्छा, इसमें हमने एक और पॉइंट डिस्कस करना है, डिपेंडेंस के जो वैलेंसी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कि हम वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि इस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है। ओके, और डेफिनेशन कर ली। एग्जांपल, कार्बन की कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। उसके अलावा क्लोरीन की भी वैलेंसी होती है 1। सोडियम की वैलेंसी भी होती है 1। फिर इसके अलावा अगर आप देखें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो ये जो एलिमेंट्स है, अब ये देखें जो हमने सिंबल वाला पढ़ा था टॉपिक, अब मैंने यहाँ पे सिंबल्स यूज किए हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन लिखती हूँ तो आपको इजीली पता लग रहा है कि मैंने कार्बन से किस सी से क्या मुराद ली है? कार्बन। H फॉर
हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन और Na फॉर सोडियम, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। तो ये एलिमेंट्स के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है और उनकी मैंने वैलेंसी बताई है कि ये उनकी वैलेंसी होती है। अब हम डिपेंडेंस को डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस एलिमेंट की या किस एटम की वैलेंसी कितनी है। तो ये डिपेंड करती है, जो इसकी डिपेंडेंस है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। क्या होती है ये? आउटर मोस्ट जो शेल्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे ये बेस करती है। अब आउटर मोस्ट शेल्स का भी आपको नहीं पता होगा कि शेल्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में डिस्कस करना है, सेकंड में भी करेंगे। हाँ, सेकंड में ही हमने इसको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक है, उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम एटम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का है तो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस करना है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। फिर आप लोगों को वहां से पता लग जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एटॉमिक नंबर से हम डिड्यूस करते हैं कि वहां से हम बताते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में जाएंगे। तो कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 1, सोडियम के वैलेंस शेल में भी 1, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3। तो आपने अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वैलेंसी है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। हम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताया था ना मैंने, एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रखते हैं, ठीक है। और जो आखिर वाला शेल होता है और हम इस तरह से उनको बनाते हैं, ये एटम का न्यूक्लियस होता है और ये जो मैं गोल दायरे लगा रही हूँ, जो सर्कल लगा रही हूँ, ये शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे आखिरी शेल होता है उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, बाहर वाला शेल। तो इन शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, इनमें हम क्या प्लेस करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। ओके, आगे ये समझ। तो जो कार्बन है, कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से इसकी वैलेंसी यानी ये कितने एटम्स के साथ मिल सकता है? 4 मजीद एटम्स के साथ ये मिल सकता है। ओके, आगे ये समझ। तो डेफिनेशन हमने कर ली कि यूनिक प्रॉपर्टी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, एटम्स की आपस में मिलने की सलाहियत होती है। एग्जाम्पल में हमने देखा कि कार्बन की फॉर एग्जाम्पल 4 होती है, हाइड्रोजन की 1, क्लोरीन की भी 1, सोडियम की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 होती है। और उसके बाद हमने डिपेंडेंस देखी कि डिपेंड किस पे करती है, ये आपने याद रखना है कि वैलेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। के एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कितने एटम्स के साथ मिल सकते हैं। कार्बन के केस में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। हाइड्रोजन में 1, क्लोरीन में 1, सोडियम में 1, ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3 होंगे। आ रही है समझ? और उसके बाद हमें देखना है कि वैलेंसी कोवलेंट कंपाउंड्स में हम वैलेंसी कैसे लिखते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में कैसे लिखते हैं और वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। अब कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स मैंने जब आप लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वाला जो हमारा था लेक्चर, उसमें था कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं कोवलेंट कंपाउंड का बताती हूँ कि कोवलेंट कंपाउंड बनता कैसे है। कोवलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और कोवलेंट कंपाउंड्स में मोस्टली हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है कार्बन एटम के साथ। फॉर एग्जांपल मीथेन का मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बनाई थी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 और हाइड्रोजन की 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक कार्बन लेते हैं तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और एक कार्बन की 4 है।
तो कार्बन की 4 पूरी करने के लिए हाइड्रोजन भी 4 आएंगे। तो अगर मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ क्रॉस से और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको भी दे देगा, इसको इधर भी और इधर भी। और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। और इस तरह इनके दरमियान में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे हम एक बॉन्ड बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बनाते हैं 1 बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, ये एक केमिकल फोर्स होती है जो एटम्स को आपस में जोड़ती है। वो फोर्स जिससे एटम्स आपस में जुड़े होते हैं उसे हम बॉन्ड कहते हैं। ओके, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 बॉन्ड्स होंगे तो 4, 3 बॉन्ड्स होंगे तो 6। ठीक है, तो ये है कोवलेंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ, ये समझ। और इसमें अब कोवलेंट कंपाउंड के केस में वैलेंसी क्या होगी, कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी ये होगी कि एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन के देखें, वाटर में देखें, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं हाइड्रोजन के, कितने एटम जुड़े हैं हाइड्रोजन के 2, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 2। इसी तरह नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3 जुड़ेंगे। आगे समझ। इस तरह अगर हम क्लोरीन का लें, क्लोरीन की एक डिस्कस की थी ना, तो उसके साथ एक हाइड्रोजन। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में हम क्या कहते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू दी एटम। ठीक है, कि जो सेंट्रल एटम होता है, जो एक स्पेसिफिक एटम है, उसके साथ जितने हाइड्रोजन एटम्स जुड़े होंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। कार्बन के साथ कितने जुड़े हैं 4, तो कार्बन की वैलेंसी है 4। ऑक्सीजन के साथ कितने जुड़े हैं 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। नाइट्रोजन के साथ कितने जुड़े हैं 3, तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है। क्लोरीन के साथ कितना जुड़ा है 1, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। आगे ये समझ। तो कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में हम मोस्टली क्या देखते हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम्स दूसरे एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं। सेंट्रल एटम के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, और या फिर कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब अगर हम देखें CH4, तो CH4 मैंने कैसे लिखा था, इस तरह मैंने 4 बॉन्ड्स बनाए थे ना, तो जितने ये बॉन्ड्स बने होंगे उतने ही इसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, तो इसकी 4। इसी तरह अगर NH3 में देखें तो NH3 में कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं 1, 2 और 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आगे ये समझ। NH3 को हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं। और फिर अब कोवलेंट कंपाउंड्स का क्लियर हो गया है ना कि कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि कितने बॉन्ड्स बने हैं किसी एलिमेंट के, या उस एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। ओके, उसके बाद है आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है वो, ये कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से, कि इसमें जो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स होते हैं सभी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और बॉन्ड्स बना लेते हैं। जबकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम को देखें तो सोडियम की वैलेंसी मैंने कितनी बताई है 1 होती है। इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की मैंने क्या बताई है वैलेंसी 1, इसके वैलेंस शेल में भी कितने होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे ये समझ। अब वैलेंस शेल, इसकी वैलेंस शेल में वैसे इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसकी वैलेंसी 1 है। अब वो वैलेंसी क्यों 1 है, ट्रांसफर की वजह से होता है। तो ये जो आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं इनमें एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट ट्रांसफर कर लेते हैं और अपना ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कंप्लीट करते हैं।
अब ऑक्टेट या डुप्लेट रूल कैसे कंप्लीट होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं, ये बॉन्डिंग क्यों होती है, बॉन्डिंग हमेशा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, मुस्तहकिम होने के लिए बॉन्डिंग की जाती है। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल ये होता है कि एटम्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं, गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, के एटम्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहते हैं। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं तो फिर वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डुप्लेट रूल पूरा करते हैं, उसमें से एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। तो अब यहाँ पे ऑक्टेट या डुप्लेट रूल पूरा करेगा, मोस्टली ऑक्टेट रूल होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल पूरा कैसे किया जाता है, ऑक्टेट रूल ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर से किया जाता है। ट्रांसफर कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर भी नहीं, या फिर आप कह सकते हैं डोनेट कर दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके ऑक्टेट रूल पूरा कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके ऑक्टेट रूल पूरा किए जा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके। तो आयनिक बॉन्ड के केस में होता है डोनेशन एंड एक्सेप्शन, कि इसमें एक्सेप्टेंस, तो इसमें एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये आयनिक बॉन्ड में केस होता है। कैसे, जैसे सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो वैलेंसी है वो सिर्फ यही नहीं है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी ये भी है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा सकते हैं। बात समझ आई है, वैलेंसी सिर्फ यही नहीं है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी ये भी है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ऑक्टेट रूल का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, टोटल कितने पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरे करने के लिए इसे कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन के पास कितने हैं, 7, और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 1 चाहिए। अब इसको 7 चाहिए, तो इसके लिए या तो ये अपना 1 दे देगा या 7 लेगा। कौन सा अमल ज्यादा आसान है कि इसके पास जो अपना 1 है वो भी दे दे या दूसरों से 7 ले। 7 लेना मुश्किल है जबकि 1 देना आसान है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1 की कमी है, तो ये 1 आसानी से ले सकता है बजाय ये कि ये अपने 7 दे। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। सोडियम से डोनेशन होगी और एक्सेप्टेंस किससे होगी, क्लोरीन से। अब इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनके वैलेंस शेल में डोनेट कौन करते हैं, जिनके वैलेंस शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, जिनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, और उसके बाद एक्सेप्ट कौन से करते हैं, जिनके पास ग्रेटर देन 5 या 5 से ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। जिनके वैलेंस शेल में टोटल कितने पूरे करने होते हैं, वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे, और जिनके वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोस्टली 4 वाले भी, तो 4 वाले जो है ना वो क्योंकि हाफ हो जाता है ना तो फिर वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड्स में आता है जिनका हाफ होता है। फिर तो जिनमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे, और जिनके पास 5 या 5 से ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसा कि सोडियम के केस में वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जबकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको 1 की कमी थी। अब सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना मुश्किल है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा और किसको देगा, क्लोरीन को। अब क्लोरीन के पास क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका 7 को देना मुश्किल है और 1 को लेना आसान है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, और कंप्लीट ट्रांसफर के बाद उनमें कोवलेंट आयनिक बॉन्ड बन जाता है, और वो ही उनकी वैलेंसी होती है कि उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं। ओके,
और इसी तरह कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर एल्यूमिनियम को देखा जाए तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी वैलेंसी भी 3 होती है और ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ओके, और जो आपके पास होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। और इसी तरह कैल्शियम जो है इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 2 है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इस वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो भी क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, फिर जो एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनकी वैलेंसी प्लस में लिखी जाती है पॉजिटिव साइन के साथ, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उनकी वैलेंसी भी फिर हम लिखते हैं मोस्टली नेगेटिव के साथ। ठीक है, उनके साथ नेगेटिव साइन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं क्योंकि पॉजिटिव लोग ही डोनेशन कर सकते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, तो हम उनको उनका साइन जो है वो भी प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो ये था आयनिक बॉन्ड के केस में कि आयनिक कंपाउंड्स अगर होंगे तो उनमें वैलेंसी क्या होगी। आयनिक कंपाउंड जो है या आयनिक बॉन्ड जो है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कब होता है, वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए होता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं, और वो गेन कैसे किए जाते हैं, वो शेयरिंग से, डोनेशन से या एक्सेप्टेंस से। तो आयनिक बॉन्ड के केस में कौन सा होता है, डोनेशन और एक्सेप्टेंस। डोनेट कौन करता है, जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों वो डोनेट कर देते हैं, और वही उनकी वैलेंसी होती है जितने वो डोनेट करते हैं। और जिनके वैलेंस शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं 8 पूरे करने के लिए, और जितने वो गेन करते हैं वही उनकी वैलेंसी होती है। ओके, अब वेरिएबल वैलेंसी ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर को देखें तो कॉपर के केस में कॉपर की वैलेंसी आप अपनी बुक के टेबल में भी देख सकते हैं, इसकी वैलेंसी 1 और 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फेरम को देखें या हम आयरन को देखें तो इसकी वैलेंसी होती है +2 और +3 इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, इसकी होती है +1 और +2 इसकी वैलेंसी होती है। अब ये वेरिएबल वैलेंसी है कि एक से ज्यादा वैलेंसी है, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें फेरस सल्फेट FeSO4 और एक होता है फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस। तो अब हमने इसको मैं बोल रही हूँ फेरस सल्फेट और इसको मैं बोल रही हूँ फेरिक सल्फेट, तो फेरस और फेरिक, फिर यहाँ से उनका डिफरेंस पता लगता है नाम से। तो फिर हम उनको नाम कैसे देते हैं, जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जो एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनकी लोअर वैलेंसी को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके नाम के एंड पे OUS लगाते हैं, और उनकी जो हायर वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनके नाम के एंड पे IC यानी इक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है SO4 जो है इसकी वैलेंसी होती है -2, इसकी -2 है, इसकी +2 है। SO4 की -2 होती है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होती है -6, और आयरन की यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे इसकी होगी फिर +3, तो इसकी +3 है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे फेरिक सल्फेट। इसी तरह कॉपर अगर 1 वैलेंसी शो कर रहा हो तो क्यूप्रस, अगर 2 वैलेंसी शो कर रहा हो तो हम इसे बोलेंगे क्यूप्रिक सल्फेट, या क्यूप्रस सल्फेट 1 के केस में, क्यूप्रिक सल्फेट हम 2 के केस में बोलेंगे। ठीक है, तो ये है वेरिएबल वैलेंसी के एलिमेंट्स एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकते हैं, और अगर वो वैलेंसी एक से ज्यादा शो करें तो उनकी लोअर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके नाम के एंड पे हम अस लगा देते हैं, OUS, और अगर उनकी हायर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उनके नाम के एंड पे इक लगा देते हैं, I और C। आगे ये समझ। और ये जो SO4 है इसे हम बोलते हैं रेडिकल। SO4 को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया है, हमने और कौन सा पॉइंट डिस्कस करना है, रेडिकल के बारे में। रेडिकल होता है एटम्स का मजमुआ जिस पर कोई चार्ज हो।
एटम्स का ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज इज कॉल्ड एज रेडिकल। रेडिकल हम एटम्स के ऐसे मजमूए को बोलते हैं जिस पर कोई चार्ज हो, जैसा कि SO4 इसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव। SO4 एटम्स का मजमूआ है और जो 2 नेगेटिव है वो ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं है, वो इस पूरे रेडिकल की वैलेंसी है। ठीक है, आगे ये समझ। इसी तरह एक होता है फिर S2O3, इसे हम बोलते हैं थायोसल्फेट। ये आपकी बुक से मैं आपको बताती हूँ चार्ट। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें देखें तो एलिमेंट्स उन्होंने दिए हुए हैं और रेडिकल्स भी दिए हुए हैं। इसी में कुछ रेडिकल्स हैं और कुछ एलिमेंट्स हैं, उनकी सिंबल्स दी हुई हैं और साथ उनकी वैलेंसी रिप्रेजेंट की गई है। जैसे सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी 1 है और सोडियम का सिंबल Na है। इस तरह पोटाशियम की भी 1 है, सिल्वर की भी 1 है, मैग्नीशियम की 2 है, कैल्शियम की 2 है, बेरियम की 2 है, जिंक की भी 2 है और जो कॉपर है उसकी 1 और 2 है। तो जहाँ कहीं कॉपर की वैलेंसी 1 होगी आप इसे लिखेंगे क्यूप्रस, और जहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 होगी तो आप इसे क्या लिखेंगे, क्यूप्रिक। इसी तरह जो मरकरी है, मरकरी की भी 1 और 2 है, आयरन की 2 और 3 है, एल्यूमिनियम की 3 है, क्रोमियम की 3 है, अमोनियम की 1, हाइड्रोनियम की 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, साइनाइड की 1, बाइसल्फेट की 1 और बाई कार्बोनेट की भी 1 होती है। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके पास हैं बाइसल्फेट और बाई कार्बोनेट, ये इनको हम बोलते हैं, और हाइड्रोनियम आयन हो गया और अमोनियम, तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये रेडिकल्स हैं, यानी ये एटम्स हैं, एटम्स का ग्रुप्स हैं ये। जैसा कि अगर हम देखें बाइसल्फेट में तो उसमें एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, 4 उसमें ऑक्सीजन है, तो ये एटम्स का ग्रुप्स है। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, रेडिकल। और अगर एटम्स के ग्रुप्स पे कोई चार्ज हो तो हम उसे बोलेंगे रेडिकल। इसी तरह दूसरा जो टेबल दिया हुआ है साथ वाले कॉलम्स में, उन्होंने बताया हुआ है हाइड्रोजन की वैलेंसी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब फास्फोरस की 3 और 5 होती है, बोरॉन की, आर्सेनिक की, फिर कार्बन, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट भी क्या है, रेडिकल है, एटम्स का ग्रुप्स है जिस पर कोई चार्ज है। ओके, और सल्फेट भी, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइड और फास्फेट, ये तमाम क्या हैं, रेडिकल्स हैं, जिन एटम्स के ग्रुप्स हैं जिन पर चार्ज मौजूद है। ओके, सो ये टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस